चैप्टर 2। दूसरा श्रम। हरक्यूलिस ने भयानक हाइड्रा का विनाश कैसे किया। हर स्कूली बच्चा जानता है कि स्वर्गारोहण से पहले हरक्यूलिस ने एक भयानक राक्षस का वध किया और लर्नियन हाइड्रा को अपने कबीले में शामिल किया। ये हाइड्रा एक विशाल सरीसृप प्रजाति थी जो अब सौभाग्य से विलुप्त हो चुकी है। सबसे मेहनती प्रकृतिवादियों के शोध भी एक से अधिक सिर वाले सर्प या छिपकली कबीले को खोजने में विफल रहे हैं। हालांकि आज केंटकी में एक द्विशिर मगरमच्छ पाया जा सकता है, लेकिन एक अधिक उदार विवरण के अनुसार हाइड्रा के 7 सिर थे, एक अन्य विवरण के अनुसार उसके 50 सिर थे, एक तीसरे के अन्य 2 में से एक की तरह 100 सिर थे। इनमें से एक सिर के कट जाने के बाद उसकी जगह 2 और उगाए और जैसा कि अक्सर नायकों के हाथ काट दिए जाते थे, जिस जीव के मूल रूप से 7 सिर थे उसके अंततः 100 सिर हो गए। उपरोक्त तथ्यों और इस तथ्य से कि लर्नियन हाइड्रा एक बहुत ही जहरीला और घातक कीट था और इसलिए अपने पड़ोसियों के लिए बहुत घृणित हो गया था, हम इसके प्राकृतिक इतिहास को जानते हैं। हालांकि हमने पढ़ा है कि यह एकिडना मादा ड्रैगन या ग्रिफिन यानी दुष्ट तत्व टाइफॉन की संतान थी। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है और हमें उम्मीद है कि पाठक इसे याद रखेंगे। लर्नियन हाइड्रा में ऐसा प्रतीत होता है एक प्रकार की आत्मा थी जिसे हमारा नायक नष्ट नहीं कर सका। यह आत्मा लंबे समय तक स्थानांतरण से गुजरी, विभिन्न भेड़ियों, लकड़बग्घों, शार्क, मगरमच्छों, रेटलस्नेक और बोआ कंस्ट्रिक्टर के शरीरों में निवास करती रही, जब तक कि अंततः इसने अपने मूल घर जैसे शरीर को फिर से जीवंत नहीं कर दिया, जिसकी विस्तृत व्याख्या हमें आगे विस्तार से दी जाएगी। यह आधुनिक हाइड्रा एक विशाल राक्षस है जिसके पंखों वाला सांप जैसा शरीर और बड़े और शक्तिशाली पंजे या पंजे हैं जिन्हें यह एक बार अपने शिकार को पकड़ लेने के बाद छोड़ना नहीं जानता। इसके लगभग असंख्य सिर हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। ये सिर मानव सिरों जैसे थे और उन पर घोड़े के बालों से बने विग जैसे भूरे रंग के विग थे। विगों में से कुछ छोटे और कटे हुए थे, कुछ के किनारों और पीछे की तरफ घने घुंघराले बाल थे और कुछ की पूंछें थीं जिन्हें पिगटेल कहा जाता था। कुछ लंबे और लहराते हुए थे जिनमें बड़े घने घुंघराले बाल थे, मानो किसी तंबाकू के पाइप के कटोरे से निकल रहे हों। प्रत्येक सिर के मुंह में सांप जैसे नुकीले दांत थे, साथ ही 2 जीभें भी थीं। इन जीभों में सांप की तरह बोलने की शक्ति थी, यानी समझाने और धोखा देने की। और ये उद्देश्य उन्होंने 2 कलाओं के माध्यम से प्राप्त किए जो अब दुनिया से लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन जिनके पुनरुत्थान की कामना करना कठिन है: कुतर्क और हमपक। कुतर्क के द्वारा वे हमपक द्वारा अपने श्रोताओं के विपरीत हितों में ज्ञान जोड़ते थे। इसके अलावा इन जीभों में एक और शक्ति थी जिसका वे अक्सर इस्तेमाल करते थे, वह थी अतिशयोक्ति, भ्रम और भय। हालांकि बहुत चिकने और तैलीय होने के कारण वे चापलूसी करने और कभी कभी न्याय करने में बहुत कुशल होते हैं। इनमें से कुछ हाइड्रा में एक शब्द से ही मार डालने की शक्ति होती है। जिन सिरों पर वे रहते हैं उनमें बड़े घुंघराले विग होते हैं और जब वे उन्हें घातक तरीके से इस्तेमाल करने वाले होते हैं तो उस बड़े विग के चारों ओर एक काली मखमली टोपी होती है जो देखने में बहुत भयानक होती है। हाइड्रा के सिर बिना विग के असामान्य नहीं थे, उनके चेहरे सियारों जैसे थे, बेहद चालाक और धूर्त। समकालीन लेखकों का कहना है कि उनका चेहरा 6 और 8 कौड़ियों के बराबर था, एक ऐसा शब्द जो आज कुछ अस्पष्ट है। इस राक्षस ने जो उत्पात मचाया, अपने समय में वे बहुत बुरे थे। उनका दुष्ट स्वभाव ऐसा था कि जो भी उन्हें खाना खिलाता, पेट भरता और उनके चाचा के गोबर को सींचने में मदद करता, वे हमेशा उसके हाथों में एक हथियार की तरह होते थे। वे इनाम के लिए किसी को भी अपने भोजन में शामिल कर लेते थे। अगर कोई अमीर आदमी किसी गरीब आदमी को अपनी छोटी सी सेना से निकालना चाहता तो इस हाइड्रा को सोने की रिश्वत देकर काम पर रखा जाता, इनाम के अनुसार रिहा किया जाता और वह उस गरीब आदमी पर 1-2 या उससे ज्यादा मुंह बनाकर तब तक भौंकता रहता जब तक कि वह अंततः उसे उसके बाड़े से बाहर न निकाल दे। क्या कोई भाड़े का सिपाही था जिसने शादी का वादा करके सेवानिवृत्त हुए किसी बूढ़े आदमी को चुपके से बहकाया हो? हाइड्रा चीखता चिल्लाता, झूठ बोलता हुआ उसकी सेवा में आया और एक घिनौना अनुबंध पूरा न करने पर उस बूढ़े आदमी के सिर पर 1000 गिनी वसूलने लगा। क्या एक विधवा या अनाथ को अपने अधिकार गंवाने चाहिए? एक धनी व्यक्ति के आदेश पर हाइड्रा को बनबिलाव जैसी आंखें दी गईं, जिनका उपयोग कर्मों और आवासों में दोष ढूंढने और बेचारे जीवों को भिखारी बनाने के लिए किया जाता था। क्या अपने पिता का सिर काटने वाले खलनायक को समाज के सामने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए? हाइड्रा को ये काम करने के लिए पैसे देने पड़ते थे और जब उसे पता चलता था कि अपराधी का नाम 4 अक्षरों का है तो उसे 5 अक्षरों में लिखना पड़ता था। हाइड्रा के नेता, जो खुद को स्वर्ग कहते थे, कैदी की बेगुनाही पर अपने विश्वास की पुष्टि नहीं करना चाहते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि वह हमेशा दोषी ही रहता है। इस हाइड्रा का पसंदीदा स्थान एक गुफा थी जहां उसके सभी सिरों में से सबसे घिनौने और बुरे सिरों को प्रदर्शित करने का रिवाज था। ये सिर दूसरों की तुलना में कहीं अधिक क्रूर थे, खासकर एक दूसरे के विरुद्ध।
इस गुफा को ओल्ड बेली कहा जाता था, लेकिन हाइड्रा ने ऊपर बताए गए कामों से कहीं ज्यादा गंभीर और खूनी काम किए। इसने न सिर्फ अनगिनत दिल तोड़े, बल्कि अनगिनत पीड़ितों को पागल भी कर दिया। इसने अनगिनत बदकिस्मत लोगों का गला घोंटा, उनके सिर काटे, उन्हें कुचला, जलाया, जिंदा तोड़ दिया और लंबी लंबी यातनाओं से उन्हें तबाह कर दिया, जिनमें से कुछ पूरी तरह से निर्दोष थे और कुछ को छोड़कर बाकी सभी ने कथनीय पाप किए थे। इस हाइड्रा को कानून कहा जाता है। ये बुराई की अनिवार्यता की उपज है। एक राक्षस का विनाश यहीं और अभी पूरी शीघ्रता से होना चाहिए, लेकिन कैसे? हरक्यूलिस इसके कई सिर हमेशा के लिए काट सकता था, क्योंकि इसके प्रोटोटाइप के मामले में जैसे ही एक सिर काटा जाता, दूसरे तुरंत जादू से जलकर उड़ जाते और उसकी जगह ले लेते। इसके अलावा वह जानता था कि अलग अलग समय पर आबादी ने इस हाइड्रा को धूल में मिला दिया था, लेकिन एक बार पूरी तरह से नष्ट हो जाने पर इसके कटे हुए अंग फिर से उगाएंगे और यह जल्द ही अपने पूर्व स्वरूप से भी ज्यादा शक्ति के साथ पुनर्जीवित हो जाएगा। उसे धीरे धीरे यह एहसास होता है कि जब तक अपराध मौजूद है, यह एक अपरिहार्य बुराई है। इसलिए हरक्यूलिस ने यह देखने का फैसला किया कि क्या वह अपने बाज का इस्तेमाल करके राक्षस को हरा सकता है। दूध की दुकान वाले बाज का नहीं, बल्कि सामाजिक अर्थों में एक सुधारक बाज का। लेकिन पहले उसने अपने अचूक धनुष से उस राक्षस पर, जिसे उसने अपंग और कमजोर कर दिया था, कुछ बाण छोड़े और उसके सिर में लगे। ये बाण काले स्याही जैसे पित्त से सने हुए थे और उन पर घाव थे, जिससे उसे बहुत तकलीफ हुई। भाग्य लिखित अक्षरों के रूप में था, अक्षर शब्दों का रूप ले रहे थे और शब्द वाक्यों में बाणों के वार थे। हरक्यूलिस ने अपने तीरों पर कई बातें खुदवाई थीं। उन पर लिखा था कि किराए का झूठा वह होता है जो तर्क वितर्क करने और जानबूझकर धोखा देने के लिए बयानबाजी का इस्तेमाल करता है। धोखेबाज और धोखेबाज की वसीयत का हथियार बदमाश होता है। कानूनी जेबकतरे वह होता है जो बड़ी रकम हासिल करने के लिए तकनीकी चालाकी से संपत्ति पर दावा करता है। हत्यारा, चाहे विग और गाउन पहने हो या स्मोक फ्रॉक और एंकल जैकेट पहने, घटना के बाद सहायक होता है। इस प्रकार अभिषिक्त तीरों के बारे में कहा जाता है कि वे घरेलू सत्य धारण करते हैं और अद्भुत कार्य करते हैं। हाइड्रा के शरीर में वध। कुछ तीरों के विपरीत प्रभाव वाली किंवदंतियां भी हैं। उदाहरण के लिए, गरीबों पर अत्याचार करने वाले का भाड़े का सिपाही धन्य है। किसी गवाह को सत्य की शपथ लेने से रोकना और भ्रमित करना एक ईमानदार बात है। झूठे बयान देना और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना बहुत ही उचित है, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है। इन तीरों में यह भी कहा गया है कि अदालती बहस में वादी या प्रतिवादी के चरित्र और उद्देश्यों के विरुद्ध झूठ फैलाना बहुत ही दुस्साहस और असंवेदनशील है। सही पक्ष के विरुद्ध अहंकारपूर्वक कार्य करना और गलत पक्ष के प्रति बुरे पूर्वाग्रहों को भड़काना महान और नेक नियत है। इनमें से कुछ वाक्य थोड़े हास्यपूर्ण थे, क्योंकि विनम्र वकील का रेशमी लबादा बिल्कुल भी गोल नहीं था। इस प्रकार सुसज्जित बाणों की नोक बाकी बाणों की तुलना में अधिक चमकदार और उजली थी, और इन हथियारों में एक डरपोक, चिड़चिड़ाहट भरा गुण था, जो सरीसृप के लिए बहुत असुविधाजनक था। उनमें से कुछ किसी सुस्त व्यक्ति के सबसे संवेदनशील अंग पर निशाना साधे हुए थे, जिस पर हाइड्रा अपनी आजीविका के लिए निर्भर थी, लेकिन बाणों की डरपोक ध्वनि ने उसे क्रोधित होकर सोचने पर मजबूर कर दिया। ये बाण दर्शाते थे कि तथाकथित पुरुषों, माता पिता, पतियों, अंग्रेजों द्वारा न्याय के प्रति प्रेम में धोखा खाना कितना उचित और विश्वसनीय था, जिन्हें ब्रिटिश न्यायाधीश कहा जाता था। धोखेबाज, धन लोलुप, हृदयहीन पाखंडी, वह हमेशा ब्रिटिश न्यायाधीशों और उपरोक्त पुरुषों, माता पिता, पतियों और अंग्रेजों को गहरी और सर्वोच्च अवमानना की दृष्टि से देखती थी। इसी तरह की अन्य टिप्पणियां, समान रूप से स्वादिष्ट और चापलूसी भरी, उसके लिए की गईं और उनके द्वारा उस योग्य सज्जन श्री जॉन बुल का सुधार किया गया। ये कुछ आश्चर्यजनक था। हरक्यूलिस के तीरों के चलने के बाद हाइड्रा इतना बीमार, सुस्त और भोजन की कमी से इतना पीड़ित पाया गया कि लोग उससे बचने के लिए हर संभव उपाय करने लगे। ये स्पष्ट था कि उसकी हालत बहुत खराब थी, और यह भी स्पष्ट था कि वह अपने काम को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। हालांकि देवमानव ने इसे वैसे ही छोड़ दिया और अपने शक्तिशाली डंडे और तीखे बाणों से बुराई के सभी रूपों का नाश करना शुरू कर दिया। उसकी विजयों ने अन्य विजयों को जन्म दिया जिनका अभी तक कोई उल्लेख नहीं है। अंततः पृथ्वी से दुष्टता का नाश हो गया। विजेता अब अपने कमजोर शत्रु हाइड्रा पर अंतिम और घातक प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। यह अनावश्यक था। राक्षस को भूखा मार दिया गया, क्योंकि हिंसा ही कानून का भोजन है। इसलिए हरक्यूलिस अपनी लाठी से उस प्राणी को पकड़कर लोगों के सामने एक विजयी प्रहसन करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। श्रीपंच के उदाहरण के बाद भी और शत्रु पर मनुष्य की अंतिम विजय के बाद भी। चैप्टर 3, तीसरा श्रम। हरक्यूलिस ने तलवार जैसे मुख वाले पग को कैसे बंदी बनाया। यह नहीं सोचना चाहिए कि हरक्यूलिस, जो लगातार शेरों का गला घोंटता था, सरीसृपों को कुचलता था और आमतौर पर राक्षसों का नाश करता था, जरा भी ध्यान आकर्षित नहीं करता था।
हालांकि आमतौर पर जो लोग उनकी भलाई चाहते थे उन्हें फेंक देते थे, फांसी पर लटका देते थे, जहर देकर मार देते थे और यातनाएं देते थे। उनके सामान्य व्यवहार के विपरीत लोगों ने सर्वसम्मति से हमारे नायक को एक अच्छा इंसान कहा। हरक्यूलिस हमेशा के लिए हर खाली दीवार और बाधा पर चिपकाया, रंगा और अंकित किया गया था। उनके सबसे उत्साही प्रशंसक उन्हें संसद में ले जाना चाहते थे और उन्होंने विभिन्न खिड़कियों से हरक्यूलिस के लिए वोट करें लिखे हुए कई झंडे फहराए। सभी सार्वजनिक घर, जिन्हें हरक्यूलिस के स्तंभ कहा जाता था, अक्सर आने लगे और इनमें से कुछ में उनके सम्मान में जादुई खेल, जिन्हें स्कीटलेस कहा जाता है, स्थापित किए गए। प्रत्येक स्कीटले मानव सिर के आकार का था और एक विशिष्ट प्रकार के राक्षस के प्रसिद्ध प्रतिनिधि जैसा दिखता था, जिसके बारे में माना जाता था कि वह जल्द ही उसे उखाड़ फेंकेगा। एक दिन लंदन के मेयर के नेतृत्व में एक विशाल समूह ने निगम के सभी सदस्यों, जिनमें अन्य व्यापारी, कारीगर और मशीनिस्ट भी शामिल थे, नायक का बड़े ही भव्य और औपचारिक स्वागत किया। हरक्यूलिस ने उसका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया और जब उसके प्रतिनिधि ने कहा कि उसे उससे कुछ कहना है, तो उसने विनम्रतापूर्वक उससे कहने का अनुरोध किया। फिर लॉर्ड मेयर ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और शीशे को नाक से लगाकर हल्की खांसी के साथ कहा, अतीत में आपकी शक्ति, जैसा कि हमारे आदरणीय पुजारियों और अन्य विद्वानों और महान लेखकों ने हमें बताया है, एक अद्भुत तेज रफ्तार वाले, सुनहरे सींगों और मोटी छाती वाले हिरण का पीछा करके उसे पकड़ लिया था और उसे कसकर बांधकर आपके पराक्रमी भाई यूरिस्थियस के नियंत्रण में रखा था। वह हिरण एनोस के चरागाहों और घास के मैदानों को जोत रहा था, बर्बाद कर रहा था और नष्ट कर रहा था। उस क्षेत्र के चरवाहों और पड़ोसियों को बहुत कम नुकसान पहुंचा रहा था। अब एक हिरण या नर हिरण, सींगों से भरपूर, सोने का पानी चढ़ा हुआ और मोटे चेहरे वाला, फिर भी बिना पीतल के पैरों वाला, फिर भी तेज, बिना किसी के पकड़े, उसी तरह बहुत स्वादिष्ट रूप से हमारे व्यापार से संबंधित एक निश्चित खेत की जड़ी बूटियों को कुतरता और खाता है। हम, लॉर्ड मेयर, निगम, बैंकर, व्यापारी और मिडलसेक्स काउंटी के लंदन शहर के अन्य लोग विनम्रतापूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उपपक का पीछा करें, उसे पकड़ें और जाल में फंसाएं और उसे लंदन और मिडलसेक्स के हमारे शेरिफों के हाथों और हिरासत में सौंप दें। ऐसी स्थिति में उन्हें कानून के अनुसार उससे निपटने की अनुमति होगी और आपके याचिकाकर्ता कर्तव्य से बंधे हुए हमेशा प्रार्थना करते हैं। इसके बाद कई हस्ताक्षर हुए। हरक्यूलिस ने बड़ी रुचि और विनम्रता के साथ उपरोक्त भाषण को धैर्यपूर्वक सुना और विनम्रतापूर्वक अपने आधिपत्य से और स्पष्ट रूप से बोलने का अनुरोध किया। अपनी जान और आत्मा की परवाह किए बिना वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए लॉर्ड मेयर, जो अब सांस फूल रही थी, ने अपनी याचिका का उद्देश्य समझाने के लिए कुछ गूढ़ शब्दों का प्रयोग किया। पग ने शिकायत की कि मानव पग किसी प्रजाति का एक प्रकार या नमूना है और उसने अपना नाम अपने बाहरी रूप से लिया है, जिसे आमतौर पर फैशनेबल एक्सटीरियर कहा जाता है, यानी पग का बाहरी रूप। उसके चेहरे का घमंड एक लाक्षणिक भाव था जो उसकी अपरिवर्तनीयता को दर्शाता था और केवल मन की शीतलता और स्थिरता का संकेत देता था। सींगों में लगा सोना लूट और जबरन वसूली का प्रतीक था और इसका उद्देश्य उसे कुछ अन्य पगों से अलग करना था, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे हरे रंग के होते हैं। व्यापार के क्षेत्र में उसका काटना और कुतरना विभिन्न प्रकार की जबरन वसूली का संकेत देता था, जो वह व्यापारियों के सामान, बातचीत और संपत्ति पर कुशलता और चालाकी से करता था। उसके पैरों की उत्कृष्ट गति और भागने की अद्भुत क्षमता के साथ उसकी एक चाल चलने के बाद उसे कुछ ही समय में फ्रांस या अमेरिका भेज दिया जाता था और वह कई प्रकार के भेष धारण करता था, सैन्य, नौसैनिक और विदेशी। इस प्रकार अपना भाषण समाप्त करता था। राष्ट्रपति कुछ क्षणों के लिए हस्ताक्षर पढ़ने में तल्लीन रहे। वह सोच रहे थे। वह तुरंत उठे और प्रतिनिधिमंडल पर अपनी कोमल दृष्टि डालने के बाद अपना परिचय इस प्रकार दिया। महापौर महोदय और सज्जनों, मुझे आपके अनुरोध को काफी हद तक स्वीकार करने और इस अत्यंत कष्टदायक और दुष्ट हिरण शिकार को निपटाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करने में अत्यंत प्रसन्नता होगी। हालांकि मुझे इस मामले को अपने तरीके से निपटाने की अनुमति दें। जहां तक उसे लंदन और मिडलसेक्स के आपके शेरिफों की हिरासत में सौंपने की बात है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उन सज्जनों के कार्यालयों को जल्द ही सैनिकों द्वारा ठीक कर दिया जाए और मुझे अच्छी तरह पता है कि आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही कोई शेरिफ नहीं होगा। यहाँ प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अपनी सामान्य खाली निगाहों का आदान प्रदान किया और नागरिक गणमान्य व्यक्तियों के भाव, जिनमें से कुछ को असंतोष की बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी, स्पष्ट रूप से तीखे थे और हरक्यूलिस बिना ध्यान दिए आगे बढ़ता रहा। अब महोदय, इस पग को पकड़ने के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस व्यवसाय को, जिसे आप अपना कहते हैं, उसकी लूट से बचाने के लिए स्वयं भी कुछ प्रयास करें।
मैं 12 महीने तक उसका पीछा करने में अपनी अमर सांसें बर्बाद नहीं करूंगा, शायद व्यर्थ भी। इस निश्चितता के साथ कि अंत में मुझे उसके कबीले के किसी और का पीछा करना पड़ेगा। महोदय, आपको उसे और उसके सभी रिश्तेदारों को भूखा मारना होगा और फिर मैं देखूंगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब ध्यान दीजिए, ये पग, या मैं आपसे पूछता हूँ, वह धोखेबाज, जैसा कि मैं उसे उसके असली नाम से पुकारता हूँ, आपका शिकार कैसे कर सकता है? हे भीड़ दिमाग वाले, हलवे जैसे, कछुए से चतुर नूडल्स, तुम इतने मूर्ख क्यों हो कि उसे छोड़ रहे हो? जब तुमने उसे देखा तो तुमने उसे पहचाना क्यों नहीं? तुम्हें ये पहले भी बताया गया है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी पतलून की जेबों में है। क्या तुम्हें लगता है कि हर राक्षस जो पढ़ना जानता है, उसके चेहरे पर उसका नाम नहीं लिखा होता? ये तुम्हें उसकी नज़रों से दूर कर देता है, उसकी मुस्कान देखकर तुमसे घृणा करता है, उसकी आवाज़ सुनते ही तुम्हारे कान काट लेता है। मैं एक धर्मपरायण व्यक्ति हूँ, लेकिन अपने आधे ज्ञान से, यानी एक इंसान की बुद्धि से, मैं धोखेबाज को तुरंत पहचान सकता हूँ। मिसाल के तौर पर, यहाँ हरक्यूलिस खड़ा हुआ और अपनी तर्जनी से बगल वाले आदमी की ओर इशारा किया, एक धोखेबाज है। क्या तुम नहीं देखते कि उसके लिखे की हर पंक्ति पर सांप, चील, लोमड़ी की मुहर लगी है? क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? हरक्यूलिस एक पल के लिए रुक गया। सबकी नज़रें उस चीज़ पर टिकी थी जिसकी इस तरह निंदा की गई थी। वह एक यहूदी बैलगाड़ी थी। वह जीव ऐसा लग रहा था मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसकी आंखें स्थिर और खुली हुई थीं, उसका चेहरा सफ़ेद था और उसके मुस्कुराते हुए होंठ शहतूत की तरह खुशी से खिले हुए थे। उसके घुटने आपस में टकरा रहे थे और उसका पूरा शरीर जेली की तरह कांप रहा था। जा, बदमाश, नेता गर्जा। खतीफ ने बिना देर किए उसकी बात सुनी। सड़क पर पागलों की तरह दौड़ते हुए उसने अपना सिर लैंप पोस्ट से टकरा दिया। वह गिर पड़ा, उसे सिर में चोट लगी और उसके साथ रक्तस्राव, फिजियोथेरेपी और छाले पड़ने के बाद वह ठीक हो गया, ईसाई बन गया और अपना सब कुछ अस्पताल को दे दिया। लो, मैं सही कह रहा हूँ, देखो। अब अगर तुम मेरे जैसे अच्छे भौतिक विज्ञानी बनना चाहते हो तो तुम्हें बस इतना करना है कि अपने बही खतों और डायरियों में जो समय तुम बिताते हो, उसमें से कुछ समय अपना ध्यान रखने, मानवता का अध्ययन करने और उस चाचा दाग, कचरे दाग, 2 पैसे आधे पैसे तुम्हारी कहानी को विकसित करने में लगाओ। अब जाओ। ये कहकर हरक्यूलिस अपने सिंहासन से उतरा, अपना पावदान उठाया और उसे उनके सिर पर फेंक दिया, और उसने ये बहुत सोच समझ कर किया और वे जल्दी से पीछे हट गए। उन्होंने अपने मसूड़ों को रगड़ा और घर की ओर चल पड़े, और वहां पहुंचकर उन्होंने उसकी सलाह का ध्यानपूर्वक पालन किया। नतीजतन कुछ ही महीनों में एक को छोड़कर धोखेबाजों की पूरी जाति नष्ट हो गई। उन दिनों वह बहुत बड़ा धोखेबाज था, लेकिन अब वह भूखा और बेचैन था। एक दिन टहलते हुए हरक्यूलिस ने न्यू कट के एक भोजन कक्ष में एक बदमाश को खाते हुए देखा। नायक ने अपना मौका पहचान लिया, जैसा कि हरक्यूलिस ने अनुमान लगाया था। वह बदमाश अपने पूर्व स्वभाव का एकांतप्रिय था। उसने परछाई को झुका दिया और अपना कर्तव्य निभाए बिना ही उसे लगभग मार ही डाला। उसने बिना रुके उसका कॉलर पकड़ लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसे जेल नहीं होगी, लेकिन वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि वह अंदर जाने से भी बदतर अपराधी बनकर बाहर आएगा, और उसने सोचा, वह नौकर का घर एक बदमाश के लिए भी बहुत बुरा था। इसलिए उसे अपने सुधार कॉलेज का अच्छा स्वाद चखाने के बाद वह उसे जेब में कुछ गिन्नी रखकर ऑस्ट्रेलिया ले गया।